नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं। एग्जैक्टली अपराध तो नहीं, लेकिन जो लापरवाही है वो अपराध के जरूर जद में मानी जाएगी। या ये कह लें कि जो जिस तरह की लापरवाही आज की घटना में की गई वो अपराध की ही श्रेणी में माना जाता है, जिसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस भी कहते हैं। वाकया है 13 जनवरी 2002 का। जिला वही यानी जनपद वही लखनऊ और थाना है ठाकुरगंज। ठाकुरगंज में एक बड़ा हॉस्पिटल है जिसको टीबी हॉस्पिटल कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस का हॉस्पिटल है। और पुराना, बहुत पुराना, एस्टेब्लिश्ड और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। टीबी हॉस्पिटल वहाँ का एक माइलस्टोन भी है कि टीबी हॉस्पिटल से आगे पीछे बगल में ये सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है ट्यूबरकुलोसिस का, और विशेषज्ञ हॉस्पिटल भी इसको कहते हैं। इसमें सारे वार्ड्स जैसे महिला, मैटरनिटी, पेडियाट्रिक्स, सामान्य अस्पतालों में जितने भी वार्ड होते हैं वो सभी वार्ड यहाँ पर मौजूद हैं। पर मरीज सिर्फ टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के आते हैं, चाहे वो नवजात शिशु का हो, चाहे गर्भस्थ महिला का हो, सामान्य महिला का हो या सामान्य पुरुष का हो। आसपास के 10 जिलों से टीबी के मरीज यहाँ सुओ मोटो भी आते हैं और वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रिफर होकर भी आते हैं। बहुत एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन संभवतः जितना मैं जानता हूँ, जितनी बार मैंने इसको देखा है, इसकी बिल्डिंग से जो अंदाज लगता है कि ये शायद आज़ादी से पहले का हॉस्पिटल रहा होगा। उस जमाने में ट्यूबरकुलोसिस एक महामारी की तरह देखी जाती थी। इसको राज रोग भी कहते हैं। मेरे इस हॉस्पिटल के बारे में इतना बताने का जो आशय है वो ये है कि ये न तो नया हॉस्पिटल है, ना नौसिखिए डॉक्टर हैं यहाँ पर, ना अनक्वालिफाइड डॉक्टर हैं, ना प्राइवेट डॉक्टर हैं, या न तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। बहुत सीनियर डॉक्टर्स जो चेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हीं की यहाँ पोस्टिंग होती है। बहुत लंबे लंबे समय तक ये लोग रहते हैं यहाँ और इनका बड़ा सम्मान किया जाता है। ऊपर से नीचे तक सारा स्टाफ ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड होता है। पर एक घटना ऐसी हुई कि बस आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। हरदोई जिले के संडीला तहसील के बभनौआ गांव के 55 वर्षीय श्री सुखलाल गौतम गंभीर टीबी की हालत में जिला अस्पताल हरदोई से रिफर होकर 6 जनवरी को यहाँ टीबी हॉस्पिटल आए। उनको वार्ड नंबर 5 और बेड नंबर 49 में जगह दी गई। डॉक्टर्स ने उनका इलाज शुरू किया। आपको मैं बता चुका हूँ कि ये स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है टीबी का। रिफरेंस या रिफ़र होकर ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरदोई से आए थे, लिहाजा इनका इलाज टीबी के लिए ही किया जाने लगा। सुखलाल गौतम की हालत 11 जनवरी को थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई और 12 जनवरी की सुबह जब डॉक्टर्स राउंड लेते हैं अपने मरीज के बारे में, तो डॉक्टर्स की टीम उसमें कुछ इंटर्न भी होते हैं, कुछ उसमें जूनियर भी होते हैं, लेकिन अटेंडिंग डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर ज़रूर होता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा अपने अपने मरीजों के, जब कभी आप उनको देखने हॉस्पिटल में जाते हैं तो शाम को और सुबह 2 टाइम में एक टीम आती है डॉक्टरों की, जो इसको राउंड कहते हैं कि डॉक्टर साहब राउंड पे आएंगे तब देखेंगे, या डॉक्टर साहब राउंड पर आए थे तब देख गए। तो राउंड पर आई हुई इस टीम ने उनको जांचा, परखा और ये कहा कि ये मृत्यु इनकी हो चुकी है, ये मृत घोषित किए जाते हैं। उस दरमियान जब डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी मृत्यु हो गई है, उसका भतीजा, सुखलाल गौतम का भतीजा रामप्रसाद और रामप्रसाद की पत्नी उसके साथ में मौजूद थे। वहाँ
वो लोग डॉक्टर्स बता के चले गए, स्टाफ को उन्होंने हिदायत दी कि भाई इनका डेथ सर्टिफिकेट बना दीजिए और इनसे कहिए बॉडी अपने घर ले जाएं। डॉक्टर्स की टीम राउंड जब ख़त्म हो गया, वो चले गए, तो वहाँ के स्टाफ ने बताया कि आप डिस्पेंसरी से, हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी से क्लियरेंस और अपनी दवा इलाज के जो कागजात हैं उसकी फ़ाइल लेकर आइए, और जब क्लियरेंस हो जाएगा तब आपको हम डेथ सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र आपका हम दे देंगे। रामप्रसाद और उसकी पत्नी रोते बिलखते रहे, क्योंकि वो पिछले 4-5 दिन से उनकी तीमारदारी में लगे हुए थे। रामप्रसाद भाग के डिस्पेंसरी गया, वहाँ से उसे क्लियरेंस लेना था, जो दवा इलाज के पर्चे थे वो लेने थे, और जो जांचें हुई थी उनकी फाइल भी लेनी थी। सब कुछ वो मुहर लगवा के उसे ले आना था ताकि उसका डेथ सर्टिफिकेट बन जाए। जब वो भाग दौड़ कर रहा था बाहर जाकर, इसी बीच में हॉस्पिटल के कर्मचारी आ गए। वो अपने साथ वो जो पहिए पे चलने वाला स्ट्रेचर होता है वो ले आए, और मृत सुखलाल गौतम को उन लोगों ने सहारा देकर उस स्ट्रेचर पर लिटा दिया। भतीजे, सुखलाल गौतम के भतीजे रामप्रसाद की पत्नी जो वहाँ मौजूद थी, उसने पूछा कि भैया कहाँ ले जा रहे हैं? उन्होंने कहा, अरे कहीं नहीं, सामने ओपीडी के ठीक सामने शवगृह है जहाँ डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं, हम इसको ले जाकर वहाँ रख देंगे, तब तक यहाँ पर इस बेड को हम तैयार करेंगे, कोई नया मरीज आ गया है। क्योंकि बेड सब भरे हुए हैं इसलिए इनको वहाँ रख देंगे। जब आपका डेथ सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपके हस्बैंड आ जाएंगे, तो फिर डेथ सर्टिफिकेट दिखा के अपने मरीज को शवगृह से ले जा सकते हैं। उसने कहा कि बस 5-7-10 मिनट में आ रहे होंगे, काम उनका लगभग हो गया होगा, तो वो आ जाएं तब आप इन्हें ले जाइए। कर्मचारियों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ सारा स्टाफ आपको बता देगा कि बॉडी कहाँ रखी हुई है। मैं फिर से बता देता हूँ कि ओपीडी के ठीक सामने, टीबी हॉस्पिटल की ओपीडी के ठीक सामने शवगृह है जहाँ डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं। तो लिहाजा आप परेशान मत होइए, जब भी आपके पति आएंगे वहाँ पहुँचकर डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर अपने शव को, अपनी डेड बॉडी को ले जा सकते हैं। रामप्रसाद की पत्नी अपने ससुर ही लगे, उनके ससुर के शव के साथ उन कर्मचारियों के, वो देखने के लिए कि कहाँ रखे जा रहे हैं, ताकि पति के वापस आने पर वो उनको बता सकें। वो उनके साथ चली गईं। केयरटेकर ने दरवाज़ा खोला और जो ये कर्मचारी थे उस डेड बॉडी को ले जाकर भीतर इन्होंने रख दिया। रामप्रसाद की पत्नी ने भी दूर से देखा बॉडी कहाँ रखी जा रही है। इसके बाद केयरटेकर ने ताला बंद किया और वो वहाँ से चला गया। इतनी देर में भतीजा रामप्रसाद वो सारे कागजात, क्लियरेंस की मुहर, ये सब लगवा के ले आया, और उससे ये कहा गया था कि इन कागजात पे डॉक्टर्स के, अटेंडिंग डॉक्टर्स के, जो भी वहाँ वार्ड में डॉक्टर होंगे उनसे काउंटर साइन करा कर ले आइए, ताकि हम आपका डेथ सर्टिफिकेट दे सकें। उन्होंने कहा, साहब डेथ सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, ये डॉक्टर कहाँ मिलेंगे ये बताइए। खैर उनको बताया गया, थोड़ी देर में वो उनका भी डॉक्टर्स का काउंटर साइन कराया, और फिर उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट की जो विंडो है वहाँ ले जाकर कागज़ जमा किया। उससे कहा गया कि थोड़ी देर में आके अपना सर्टिफिकेट ले जाइएगा, लेकिन सर्टिफिकेट ले जाके अपने डेड बॉडी को यहाँ से अपने घर ले जाइएगा, वहाँ अब जगह नहीं बची है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर बॉडीज़ को रख के चले जाते हैं, लेने नहीं आते हैं। उसका कारण था कि उस ज़माने में, यानी 50 के दशक में, टीबी बहुत ही घातक और छूत का सबसे बड़ा रोग हुआ करता था, और इसका खौफ इतना था कि लोग टीबी के मरीज के नज़दीक नहीं जाते थे। गांव में हम लोगों ने भी अपने गांव में देखा है कि बड़े बुजुर्ग जिनको खांसी बहुत आती थी, पूरा घर ये मान लेता था कि इनको टीबी हुई है, तो वो उनको गांव से बहुत बाहर, अगर कोई पीपल का पेड़ मौजूद है तो ठीक, नहीं तो किसी और पेड़ के नीचे वहीं उनके रहने की एक टेम्परेरी व्यवस्था कर दी जाती है। छोटी फूस की छप्पर डाल दी जाती है, या कोई ऐसी व्यवस्था जहां वो रह सकें। घर वाले वहां से कम 10-15 फीट दूर पर उनका खाना और बाकी सामान वहां रख देते हैं, और मरीज को ही अपने बर्तन साफ करने होते हैं, अपने कपड़े साफ करने होते हैं, सुखाने होते हैं।
मरीज का छुआ हुआ कोई भी सामान वापस घर में नहीं जाता है। छूत का रोग था, कंटिगुअस डिसीज थी, तो इसलिए उस ज़माने में इसका थोड़ा प्रिकॉशन लिया जाता था। और राज रोग इसलिए भी कहते थे कि उस ज़माने में इसका बहुत ज़्यादा इलाज संभव नहीं था। खाली परहेज पर और देशी दवाओं पर लोग भरोसा करते थे और उसी से कहते थे कि टीबी ठीक हो जाएगी। यहाँ तक कि टीबी के मरीज की मृत्यु हो जाने पर उसको जलाया भी नहीं जाता था। हिंदू धर्म में जो जलाने की प्रथा है वो जलाते भी नहीं थे। उसे नदी के किनारे ले जाकर या तो अगर नदी तेज है तो प्रवाह कर देते थे और नहीं तो नदी के किनारे गीली मिट्टी में काफ़ी गहरा खोद के उसको उसी में गाड़ देते थे। मुस्लिम्स में इसको वैसे भी दफनाते थे और वैसे भी ज़मीन में दफना देते हैं। उसके पीछे कारण जो उस समय बताया जाता था वो ये था कि जलाने में टीबी के विषाणु कीटाणु ये और ज़्यादा फैलेंगे, इसलिए ऐसे शव को जो टीबी का मरीज हो उसे जलाया नहीं जाता था। और एक सिफत और कि जब ऐसे मरीज की गांव के बाहर किसी बाग में, बगीचे में, पीपल के नीचे अगर मृत्यु हो जाती थी तो घर वाले उसे नहीं छूते थे। उस शव को वहां से और जहां इसे गाड़ना है, बहाना है या दफनाना है, वहां तक ले जाने के लिए भी वो जो गांव के सबसे दलित, शोषित, कमजोर लोग होते थे उनको बुलाया जाता था कि बॉडी को वहां तक ले जाइए। अब सोचिए इसमें क्या तुक हो सकता है। आखिर आदमी वो भी थे, इंसान वो भी थे, इन्फेक्शन उनको भी हो सकता है। लेकिन चूंकि सदियों से ज़माने से ये चला आ रहा है कि साहब टीबी के मरीज को छूना नहीं है, उसके नज़दीक नहीं जाना है, जाएंगे तो आपको भी टीबी हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों का जिनका कोई नहीं है उनका सहारा लेकर इन डेड बॉडीज़ को वहाँ से गंतव्य तक पहुँचाया जाता था। थोड़ी देर में सुखलाल का भतीजा मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आ गया। उसने बनवा लिया और ले आया। अपनी पत्नी को बताया कि तुम यहीं बाहर इंतज़ार करो, वहीं बाहर एक बड़ा सा पेड़ भी है, उनका तुम यहीं बैठ के इंतज़ार करो, मैं ज़रा बाहर जाकर पीसीओ से अपने नाथित घर वालों को जिन टेलीफोन से खबर करनी है, प्रधान को फ़ोन करके खबर कर देता हूँ ताकि सब लोग आ जाएं। दूसरा ये है कि जब वो लोग आ जाएंगे तो बॉडी लेकर किसी गाड़ी से ही हरदोई, संडीला दूर पड़ेगा वहाँ से, वहाँ लेकर जाना पड़ेगा। 1.5-2 घंटे का रास्ता होता है। हरदोई स्टेशन और लखनऊ स्टेशन के बीच का स्टेशन है संडीला। जिन लोगों को लखनऊ की जानकारी है वो जानते होंगे कि केजीएमसी यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ठीक बगल में बड़ी सड़क है, चौड़ी सड़क है और किनारे जगह भी है। वहाँ लाइन से 50 गाड़ियाँ डेड बॉडीज़ को ले जाने के लिए लगी रहती हैं। शहर में कहीं किसी हॉस्पिटल में अगर आपको डेड बॉडीज़ को दूर ले जाना है, दूर से मान लिया मरीज आए हैं, 2-4-6 घंटे की दूरी पर ले जाना है, तो लोग वहीं आकर इस तरह के जो वाहन होते हैं, शव वाहन जिनको कहते हैं, उनको किराए पर लेने के लिए वहीं मेडिकल कॉलेज के पास आते हैं, क्योंकि वहीं ये सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। उसमें 3 तरह के शब्द लिखे होते हैं। शब्द इसलिए लिखे होते हैं कि लोगों को कोई कन्फ्यूज़न न हो कि ये मरीज़ लेकर आई हुई सामान्य गाड़ी है या लाश ले जाने वाली गाड़ी है। उसमें या तो शव वाहन लिखा होगा, या लाश के वास्ते लिखा होगा, या स्वर्ग विमान लिखा होगा। ज़्यादातर ऐसी छोटी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे डीसीएम को बना लिया जाता है, मिनी बस टाइप की छोटी गाड़ियाँ होती हैं जिनमें बॉडी को रख के उसके 4-6 परिजन उसके अगल बगल भी बैठ सकें। हालांकि टीबी के मरीज में ऐसा नहीं होता, उसको अकेले ही रखते हैं, बाकी लोग आगे बैठते हैं या पीछे दूसरी गाड़ी से आते हैं। इतना खौफ ट्यूबरकुलोसिस का रहा करता था और आज भी है। तो वो स्वर्ग विमान का किराया तय करने के लिए वहाँ से मेडिकल कॉलेज चला गया। वहाँ घंटे 2 घंटे में उसने अपना जो भी उन लोगों की आर्थिक सामर्थ्य रही होगी, एक तय करके एक गाड़ी वहाँ से टीबी हॉस्पिटल ठाकुरगंज ले आया। तब तक करीब 5:30 बज चुके थे। वो अपने परिजनों के आने का इंतज़ार कर रहा था। लगभग 5:30 बजे सुखलाल के और उसके भतीजे रामप्रसाद के परिजन आ गए, जिसमें सुखलाल का 20 साल का बेटा गुड्डू भी आया हुआ था। सभी लोग रो रहे थे और
गुड्डू भी उसी रोने पीटने में शामिल हो गया। स्वर्ग विमान को, यानी लाश के वास्ते जो वाहन होता है, उसको ले जाकर शवगृह के सामने खड़ा कर दिया और नज़दीक खड़ा कर दिया, ताकि वहाँ से वहाँ तक बहुत दूर न जाना पड़े, क्योंकि हाथ लगाने को कोई तैयार नहीं होता। ढूंढा गया कि कहाँ गए इसके जो केयर टेकर हैं। थोड़ी देर में ढूंढ के लाया गया, उन्होंने ताला खोल दिया। भीतर अंधेरा था। पत्नी से, रामप्रसाद की पत्नी से कहा गया कि जाके देखो बॉडी कहाँ रखी हुई थी, ताकि स्वर्ग विमान के जो कर्मचारी साथ में आए हैं वो इसको गाड़ी में रख सकें। रामप्रसाद की पत्नी खुले हुए दरवाजे के भीतर उसने झांका और बाहर लौटकर उसने कहा कि जहां रखा हुआ था, जहां मैंने देखा था बॉडी, वहां नहीं है। लेकिन सभी बॉडीज पर सफेद रंग का चद्दर सिर उसका ढका हुआ है, मुंह ढका हुआ है, इसलिए हम नहीं पहचान पाएंगे और हम भीतर जाएंगे भी नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। इस पर यह कहा गया कि जो कर्मचारी वहां पर शव को लेके आए थे उनको ढूंढ कर लाया जाए। वही सही सही बताएंगे कि बॉडी इसकी उन्होंने कहाँ रखी थी और इस समय वो बॉडी कहाँ पर है, ताकि उसको हम तुरंत यहाँ से अपने गांव शंडीला ले जा सकें। वो दो लोग जो मोबाइल स्ट्रेचर पर शव को वार्ड से और शवगृह तक ले आए थे, उनको बुलाया गया। ढूंढ के वो महिला चूंकि पहचानती थी रामप्रसाद की पत्नी, वो उन्हें ढूंढ कर ले आई और उनसे कहा कि भैया आपने जहाँ ये रखा था वहाँ तो दिखाई नहीं दे रही है, आप देखिए बीच में हो सकता है और बॉडीज़ लाई गई हों, तो कहीं आपने इधर उधर कर दिया है, तो उनका मुंह खोल दीजिए, हम लोग देख लें और अब इनको बॉडी को घर ले जाएं। वो दोनों वहाँ इत्मीनान से घुसे। घुसने के 3-4 मिनट बाद ही वो दोनों वहाँ से चिल्लाते हुए बाहर निकले। उन्होंने कहा कि साहब बॉडी तो अपनी जगह से खिसक गई, ये आदमी भूत हो गया, वहां से ये खिसक कर दूसरी जगह पहुंच गई बॉडी, हम लोग भीतर नहीं जाएंगे। उसका हल्ला गुल्ला सुनकर और तमाम तीमारदार जो वहां कैंपस में थे और तमाशबीन वहां इकट्ठा हो गए। कोई 50 से 100 के बीच में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वो दोनों चिल्लाते हुए डॉक्टर के पास भागे, जो उस समय इंचार्ज डॉक्टर उस समय थे आफ्टरनून की ड्यूटी में। डॉक्टर अनिल उस समय ड्यूटी पर थे। जाके उन्होंने बताया कि साहब हम लोगों ने जहां रखा था बॉडी उससे काफ़ी खिसक के दूसरी जगह चली गई है। डॉक्टर अनिल ने उसको डांटा कि तमाशा करते हो, तुम्हारा रोज़ रोज़ का काम है, डेड बॉडी तुमने रखी, बॉडी कैसे खिसक जाएगी? तुम लोगों से भूल हुई होगी या केयर टेकर ने दूसरी बॉडी कहीं और रखने को एडजस्ट करने के चक्कर में उसको हटा दिया होगा। उन्होंने कहा साहब उसके बाद कोई बॉडी नहीं आई है, सुबह 9:30 बजे जो बॉडी आई थी उसके बाद कोई बॉडी नहीं आई, हमने सब पता कर लिया, हमने जहाँ रखा था बॉडी उस जगह से खिसक गई है। डॉक्टर अनिल ने कहा कि ये गलत बात है, मैं चलता हूँ। डॉक्टर अनिल, दोनों वो कर्मचारी और हॉस्पिटल के और 3-4 कर्मचारी उस तरफ गए। तब तक काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, प्रेस वाले इकट्ठा हो गए थे। हर आदमी सशंकित होकर उस दरवाजे की तरफ देख रहा था जिसके भीतर शव रखे हुए थे। वो दोनों और उसका सुखलाल का बेटा गुड्डू, ये सब लोग भीतर गए। भीतर जो उन्होंने देखा, फिर वो सारे लोग बाहर भागे। सुखलाल अपनी जगह पर बैठा हुआ था। जिस जगह पर उसको रखा गया था उससे करीब 5-7 फीट दूर हटकर वो अपनी जगह पर बैठा था और मुंह से धीमी धीमी हल्की हल्की आवाज आ रही थी। इतना देखना था कि पहले आए हुए दोनों कर्मचारी, भीड़ लगाए हुए तमाशबीन, ये सारे वहां से भाग खड़े हुए। हल्ला हो गया कि 8-9 घंटे से रखी हुई डेड बॉडी जिंदा हो गई, भूत हो गई। डॉक्टर अनिल ने कहा यह सब गलत बात है। डॉक्टर अनिल और मृतक के का बेटा गुड्डू, सुखलाल का बेटा गुड्डू, इन दोनों लोगों ने सहारा देकर बाहर खड़ी हुई जो स्ट्रेचर था, मोबाइल स्ट्रेचर, उस पे उसको लिटाया। लिटा के उसे सीधे इमरजेंसी में ले गए। भीड़ सब दूर होके देख रही थी, सब सशंकित थे, डर रहे थे। इमरजेंसी में ले गए और
वहाँ पर उसको फ़ौरन ड्रिप लगाई गई। ड्रिप में डॉक्टर अनिल ने कोरामीन और डोपामीन ये दोनों इंजेक्ट करके ड्रिप को लगाना शुरू किया। ऑक्सीजन का सिलेंडर मंगाया और ऑक्सीजन पर उस सुखलाल को रख दिया। पर्पज़ ये था कि अगर ये रिवाइव हो गया है तो प्रॉपरली रिवाइव हो जाए। जब डॉक्टर अनिल और उसका बेटा गुड्डू और एक आध जो और कर्मचारी आ गए थे भागे हुए कर्मचारियों को छोड़कर, जब वो लोग इसका इलाज यानी ड्रिप लगा रहे थे, कोरामीन डोपामीन उसमें इंजेक्ट कर रहे थे और ऑक्सीजन का सिलेंडर लाके उसे मास्क में ऑक्सीजन लगा रहे थे, इस बीच में जितने इमरजेंसी में मरीज और उनके तीमारदार थे वो वहाँ से भाग खड़े हुए। ऐसे ऐसे मरीज जिनको इमरजेंसी तक लाने में स्ट्रेचर का उपयोग किया गया था, जिनको चार चार लोगों ने हेल्प करके स्ट्रेचर से उनके बेड पर लिटाया था, वो भी पैदल वहाँ से भाग खड़े हुए। प्रेस वाले भी सब बहुत दूर भाग खड़े हुए। डॉक्टर अनिल मरीजों के पीछे पीछे भागे कि कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, आप लोग मत भागिए, आपकी तबीयत वैसे ही खराब है और खराब हो जाएगी। कोई सुनने को तैयार नहीं था। अच्छी बात यह थी कि एक प्रेस फोटोग्राफर शायद थोड़ा जिगरी रहा होगा, उसे डर नहीं था, उसने इस सारी घटना की फोटोग्राफ खींच ली। जो भगदड़ मची, जो सीरियस मरीज भागे, जब उसको स्ट्रेचर से इमरजेंसी तक लाया गया, ये सारी फोटोग्राफ उस अकेले फोटोग्राफर ने खींची। इसी बीच में एक डेवलपमेंट ये भी हुआ, पूरे अस्पताल को पता लग गया कि डेथ सर्टिफिकेट इशू करने के बाद भी कोई आदमी शवगृह में जिंदा निकला है, जिसको डॉक्टर अनिल ले आए हैं और उसका इलाज कर रहे हैं, अभी तक वो जिंदा है। तो डेथ सर्टिफिकेट इशू करने वाले उस डिपार्टमेंट या वो उस वार्ड के जो महिला कर्मी थी, वो सब भाग के सुखलाल के बेटे गुड्डू के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि तुम अपना जरा डेथ सर्टिफिकेट दिखा दो। ऐसा तो नहीं है तुमको किसी दूसरे का डेथ सर्टिफिकेट दे दिया गया हो। बहाने बनाकर जैसे ही गुड्डू ने, वो उसको लगा कि शायद जेन्युइनली ये लोग पूछ रहे हैं, जैसे ही गुड्डू ने वो डेथ सर्टिफिकेट निकाला, वैसे ही एक महिला कर्मचारी उसके हाथ से छीन कर भाग गई। आप समझ सकते हैं डेथ सर्टिफिकेट क्यों छीना गया होगा और छीनने के बाद उसका क्या हुआ होगा। जिस सीरियल नंबर पर वो इशू होगा उसकी एक कार्बन कॉपी भी होगी, फाइनली वो भी उस रजिस्टर से गायब हो गई होगी। डेथ सर्टिफिकेट किसको रिसीव कराया जाता है वो भी एक कॉलम होता है रजिस्टर में, वो भी काटा पीटा गया होगा। ये सब अस्पताल में ही संभव है, वो भी सरकारी अस्पताल में। अगले दिन सारे अखबारों में डॉक्टरों की इस लापरवाही की खबर फ्रंट पेज पर छपी। हर जगह यही बात लिखी गई कि डॉक्टरों की लापरवाही से एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया, डॉक्टरों या डॉक्टरों के समूह की लापरवाही से। इसकी जांच होनी चाहिए और जिस किसी ने, अकेले डॉक्टर ने या सारे लोगों ने मिलकर ऐसा किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जेन्युइन सी भी बात है कि एक आदमी जिंदा था, या ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो जिंदा था, इन्होंने मृत घोषित कर दिया। अकेला डॉक्टर तो ऐसा कर सकता था, लेकिन राउंड पर आए हुए 3-4 डॉक्टर, सभी का ये कंक्लूजन हो, सभी का ये मानना हो, सबका ऑब्जर्वेशन हो कि ये मर चुका है, तो ऐसे में ये गलती कहीं न कहीं तो हुई होगी। बहरहाल जांच के आदेश भी दे दिए गए। प्रेस के उस आउटक्राई को, प्रेस के उस चिल्लाहट को, चिल्लपों को शांत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश कर दिए गए। आज की घटना एक बड़े अस्पताल, प्रतिष्ठित अस्पताल, स्टेब्लिश्ड अस्पताल में डॉक्टरों का समूह जो मॉर्निंग राउंड पर गया था, उसने इतनी बड़ी लापरवाही की कि 8 घंटे तक एक जिंदा आदमी को मुर्दों के साथ रख के बाहर से ताला बंद करना पड़ा। इस बीच में वो होश में आया, इस बीच में वो उठकर बैठा, इस बीच में वो बोलने की ताकत शायद नहीं थी, वो फुसफुसाता रहा।
आप जरा सोचिए उस पर क्या बीती होगी। जिधर नजर दौड़ाता होगा उधर मुर्दे ही मुर्दे पड़े हैं, बाहर से ताला बंद है, चल नहीं सकता कि बाहर जाके दरवाजे को खटखटाए, बोल नहीं सकता क्योंकि उसके मुंह से सिर्फ फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। और मेरे पूरे करियर का ये एक्सपीरियंस है कि इलाज में लापरवाही के अपराध में डॉक्टर्स 99% डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है या नहीं होती है। आप भी हफ्ते 10 दिन में जरूर ऐसे खबरों से रूबरू होते हैं कि इलाज में लापरवाही का आरोप डॉक्टर पर लगा, परिजनों ने हंगामा किया, कभी कभी नर्सिंग होम में तोड़फोड़ भी हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है कि किसी एफआईआर पर तुरंत किसी डॉक्टर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इलाज में उसने लापरवाही की है या नहीं की है, ये पुलिस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिसाइड नहीं करेगा। ये एसडीएम या कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट डिसाइड नहीं करेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर एक डॉक्टरों का पैनल गठित किया जाएगा और डॉक्टर ही ये समझ पाएंगे कि संबंधित डॉक्टर जिस पर आरोप है उसने इलाज सही किया था कि नहीं किया था। और डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि जब जब ऐसे आरोप में सीएमओ, डिप्टी सीएमओ या और सीनियर डॉक्टर्स की कमेटी बनाकर जांच कराई गई तो 99% केसेस में आरोपी डॉक्टर बरी कर दिया गया और ये कहा गया कि साहब इसने बिल्कुल सही दवा दी थी। कारण उसका यह है कि उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट, जिसको एविडेंस कहते हैं, वो हॉस्पिटल कभी नहीं देता। जांच के समय वो मनमाफिक पर्ची बनाता है, मनमाफिक चीज़ें लिखता है। बेड हेड टिकट, बीएसटी जिसको कहते हैं, जो आपके अस्पताल के आपके बेड के किनारे सिरहाने की तरफ लटका के रखा जाता है। विजिटिंग डॉक्टर्स उसमें आपका टेम्परेचर, आपका बीपी, आपका शुगर, आपकी पल्स, ये सब नोट करते हैं। उसका पीरियड है कभी 4 घंटे में, कभी 6 घंटे में। जांच के समय ये सब कोई चीज़ नहीं मिलती है, इसलिए साक्ष्य के अभाव में हमेशा घोर लापरवाही में अगर किसी की जान गई है उसमें भी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। आप भी नज़र दौड़ा कर देखें, आपके अड़ोस पड़ोस जानने सुनने वालों में तमाम ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि डॉक्टर्स ने इलाज में लापरवाही की, लेकिन डॉक्टर्स का कुछ नहीं बिगड़ा। एक ऐसा क्लोज सर्किट है इन डॉक्टर्स का। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन जब बात प्रोफेशन की आ जाएगी, जब बात किसी ब्रदर डॉक्टर की आ जाएगी, तो फिर वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। सारे डॉक्टर कभी खराब नहीं हुए और डॉक्टर तो भगवान का दर्जा होता है उनका। जिस समय आप या हम बीमार पड़ते हैं वो डॉक्टर भगवान की तरह दिखाई देता है। उससे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द, वो लगता है अगर उसने कहा कि आप 6 घंटे पानी नहीं पिएंगे तो बिल्कुल कोई पानी नहीं पीता है, कि अगर ये कह रहे हैं तो कोई बात होगी। अगर उन्होंने कहा कि आप चावल और दही नहीं खाएंगे तो कोई नहीं खाएगा। लेकिन फिर भी जो 2 4 6 डॉक्टर इस प्रोफेशन को बदनाम करते हैं, आपने बहुत ढेर सारे इसके किस्से सुने होंगे। उनको दंड मिलना चाहिए, लेकिन यही सीनियर डॉक्टर्स, यही ओहदेदार डॉक्टर्स उनको दंड देने में कोताही कर देते हैं। मैं किस्सा गोई परिवार के अपने सभी सदस्यों से जो सुनते हैं इसको यही अनुरोध करूंगा कि आपका मरीज, जब भी आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन में या नॉर्मल सिचुएशन में अस्पताल में हैं, तो मरीज को जो आपका बेड हेड टिकट है उसकी अपने मोबाइल से फ़ोटो ले लें। जो उसको इंजेक्शन दिया जाना है, जो टेबलेट्स दिए जाने हैं, वो सब आप खरीद के लाते हैं या अस्पताल से सप्लाई होते हैं,
वो सब आपके बगल में जो छोटा सा स्टूल होता है ट्रे वाला, उसमें रखा जाता है। डॉक्टर्स बेड हेड टिकट पे ही प्रिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं। उन सब की कोई आपका कुछ नहीं जाएगा। मोबाइल निकालिए, उसमें एक फोटोग्राफ उसकी बना लीजिए, कैद कर लीजिए, ताकि अगर कभी आपको ये शक हो कि मेरे इलाज में या मेरे परिजन के इलाज में कोई लापरवाही हुई है, तो आप कम से कम सही डॉक्यूमेंट तो उस पैनल के सामने रख सकते हैं। उसमें डॉक्टर्स को, जो भी डॉक्टर हैं, जिस किसी ने लापरवाही की है, उनको मनमानी करने का मौका नहीं मिलेगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर डॉक्टर्स की बारे में जो मैंने कोई चीज़ ऐसी गलत नहीं कही है, आप बराबर देखते हैं, आप गूगल सर्च कर लीजिए, कभी कैंची छोड़ दिया, कभी तौलिया छोड़ दिया, वो भी डॉक्टर ही हैं और सर्जन हैं। वो ये कह के निकल जाते हैं, साहब मैंने ऑपरेट कर दिया था, नर्स ने छोड़ दिया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने ओपन किया है, आप इंश्योर करते कि प्रॉपरली क्लोज भी हो। मेरा किसी इस प्रोफेशन के प्रति कतई कोई दुर्भाव, दुर्भावना नहीं है। मैं भी जब कोरोना में बहुत बुरी हालत में अस्पताल में था, यही डॉक्टर्स, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। तो सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते, लेकिन जो होते हैं, जो गलती करते हैं, उनको दंड जरूर मिलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मेरी मेल आईडी नोट कर लें, अगर आपको इस सिलसिले में और कुछ बताना हो, कहना हो, एक्सपीरियंस कोई शेयर करना हो। rajeshpande61@gmail.com, RAJESHPANDEY61@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।